भर के शिक्षकों में इस समय गहरा असमंजस और चिंता का माहौल। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद यह स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है कि अब देश के हर शिक्षक को टीईटी की परीक्षा अनिवार्य रूप से पास करनी होगी, अन्यथा 2 साल के भीतर उनकी नौकरी पर संकट आ सकता है। लेकिन ऐसे कठिन समय में कई नाम और कई शिक्षक संस्थान एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आए हैं। उनमें से एक नाम है ब्रजेश दीक्षित। वही ब्रजेश दीक्षित जो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश संगठन मंत्री रहे और आज उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ में जिला महामंत्री आगरा हैं। जी हाँ, यह वही ब्रजेश दीक्षित हैं जो लाखों शिक्षकों के आवाज बनकर उभरकर सामने आ रहे हैं। उन्होंने शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में उनकी और उनकी संस्था के द्वारा एक रिट दायर की है। उनका कहना है कि शिक्षक पहले से सरकार की चयन प्रक्रिया से गुजरकर नौकरी में आए हैं। ऐसे में उन शिक्षकों पर नई शर्तें थोपना संविधान और उनके न्याय के खिलाफ है। मेरे साथ हुए एक इंटरव्यू में ब्रजेश दीक्षित ने बड़ी बारीकी से और बेबाकी से कानूनी धारा को समझाया। उन्होंने साफ कहा कि शिक्षकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में शिक्षकों का पक्ष बड़ी मजबूती से प्राथमिक शिक्षक संघ ने रखा है और हमें विश्वास है कि शिक्षकों को न्याय जरूर मिलेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग कई शिक्षक संगठनों ने अब तक कई रिट दायर कर दी हैं और सारे के सारे शिक्षक संगठन शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ब्रजेश दीक्षित ने अपनी बारीकी से हर तथ्य को अपने इस इंटरव्यू में समझाया है कि आखिर क्यों शिक्षकों के हक में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदल सकता है। आगे देखिए ब्रजेश दीक्षित का एक बेबाक इंटरव्यू जिसमें उन्होंने एक एक धारा और एक एक बिंदु को बड़े ही स्पष्ट रूप से समझाया है। इस इंटरव्यू को देखने के बाद मुझे विश्वास है कि हर टीचर को एक उम्मीद की किरण जरूर मिलेगी। देखिए मेरे साथ ब्रजेश दीक्षित का ये बेबाक इंटरव्यू। माध्यम से PCSJ के माध्यम से नमस्कार, मैं प्रवीण यादव और आप देख रहे हैं BBC भारत। इस समय पूरे देश में एक अलग अजीब और एक अलग ही माहौल, टीचर्स जो इस देश के लिए जो शिक्षा एक एक बच्चे को देकर उसका उज्जवल भविष्य बनाते हैं, वह टीचर खुद परेशान है और एक असमंजस की स्थिति में है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया है जिसको लेकर आज से अगर 20 से 25 साल पहले जो टीचर शिक्षक बना था अपनी योग्यता के बल पर, उसकी योग्यता को ही सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज कर दिया है और नए नियम थोप दिए हैं। मेरे साथ है इस समय ब्रजेश दीक्षित जी जो एक समाज सेवी भी हैं और शिक्षकों के हक की लड़ाई लड़ते हुए मैं काफ़ी लंबे समय से देख रहा हूँ। उनसे जानेंगे कि आखिर जो माहौल इस देश में शिक्षकों को लेकर बना है उसका क्या कारण है, क्या उसका कोई समाधान है। टीचर जो 80 किलोमीटर जाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा, रात को 9 बजे तक घर पे आएगा, कब पढ़ेगा और कब देगा टेट, जो सुप्रीम कोर्ट ने कंपलसरी कर दिया है हर टीचर के लिए। आइए जानते हैं ब्रजेश दीक्षित जी से कि क्या इस माहौल में टीचर समाधान की तरफ बढ़ेगा या इस समस्या से जूझते हुए परेशान रहेगा। जी ब्रजेश जी। बिल्कुल, धन्यवाद प्रवीण जी। जैसा कि आप कह रहे थे कि इस समय शिक्षक अपनी स्वयं की परीक्षा देने के लिए समाज के सामने खड़ा हुआ है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद स्थिति ये है कि लोगों में ये शंकाएं पैदा हो गई कि क्या जो अब तक शिक्षक पढ़ा रहे थे, जिन्होंने ऐसी परीक्षाएं पास करी जहां एंट्रेंस होता था, एंट्रेंस होने के बाद जब उनकी मेरिट बनती थी, मेरिट के बाद फिर इंटरव्यू होते थे, उसके बाद वो चयन होते थे और उस समय जब इनका विज्ञापन निकला, जब इनकी नौकरियां मिली, तो ये ऐसे शिक्षक समाज की वो क्रीम थी जो वाकई में ये उम्मीद थी समाज को भी और सरकार को भी कि ये ऐसे शिक्षक हैं जो देश के भविष्य को गढ़ेंगे और हमारा देश आगे बढ़ेगा। और इस ऐसी स्थिति चल रही थी, लेकिन
उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के अंदर जब शिक्षा अधिकार अधिनियम आया, उस अधिनियम में ये व्यवस्था है जो 1 अप्रैल 10 से लागू हुआ। उस अधिनियम में ये व्यवस्था थी कि ये जो एक्ट आया है, सरकार लेके आई है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, तो इस एक्ट में ये प्रावधान था कि ये एक्ट आज की डेट से लगेगा। 1 अप्रैल 2010 से एक्ट को प्रारंभ हुआ ये। उसके बाद एनसीटी ने एक गाइडलाइन बनाई, उसका भी एक रीजन था कि आरटी एक्ट की जो 2 धाराएं, धारा 23(1) और 23(2), धारा 23(1) ये कहती है कि शिक्षकों की नवीन भर्ती के लिए हम क्या पैरामीटर रखेंगे, उसको परिभाषित किया गया और ये परिभाषित करने की जिम्मेदारी एनसीटी को दी गई। एनसीटी ने उस समय अपनी एक अधिसूचना निकाली 23 अगस्त 2010 और वह अधिसूचना के माध्यम से ये घोषित किया गया पूरे देश के अंदर कि शिक्षकों के 3 तरह की परीक्षाएं होंगी। पहली एकेडमिक क्वालिफिकेशन, दूसरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जिसमें बीएड, बीटीसी, अन्य टीचर्स ट्रेनिंग, और थर्ड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे हम टेट के नाम से जानते हैं। इस क्राइटेरिया के माध्यम से ये परिभाषित कर दिया गया कि 1 अप्रैल 10 के बाद जो भी नए शिक्षक नियुक्त होंगे इन 3 प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को पूरी करेंगे। लेकिन उस समय एनसीटी ने भी ये कहा कि ये एक्ट जो लग रहा है 1 अप्रैल 10 से लागू है, इससे पिछले जो लोग कार्य कर रहे हैं उन पर ये एक्ट उसकी न्यूनतम योग्यताओं पर असर नहीं डालेगा। एनसीटी ने जब 23 अगस्त 2010 को इसकी न्यूनतम अर्हताओं और शिक्षकों की भर्ती के संबंध में अपनी गाइडलाइन जारी की, उसमें भी स्पष्ट प्रावधान था उसके पैरा 4 में कि इसमें जो पूर्व के जो टीचर कार्य कर रहे हैं 1 अप्रैल 10 के पूर्व के जो भी टीचर हैं उन पर ये लागू नहीं होगा। हाँ, ऐसे शिक्षक जिनकी प्रोफेशनल डिग्रियाँ नहीं हैं, जैसे कोई बीएड नहीं है, कोई बीटीसी नहीं है, तो वो प्रोफेशनल डिग्री के लिए इस एक्ट में ही 5 साल की शिथिलता दी गई थी, रिलैक्सेशन दिया गया था। उसको ये व्यवसाय की जो ट्रेनिंग है या व्यवसाय की योग्यता है, इसको उनको 5 साल में पूरी करना था। और सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो लोग ट्रेंड नहीं थे, जैसे हमारे शिक्षा मित्र साथी थे, उनको सरकार ने सेवारत रहते हुए बीटीसी की ट्रेनिंग कराएगी। और आज की डेट में सारे जो भी शिक्षक हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं सभी विधिवत अपनी जो न्यूनतम अर्हताएं पूरी करते हैं और उस समय से ही कहीं न्यूनतम अर्हताओं की बात नहीं आई। जहाँ तक बात आती है सुप्रीम कोर्ट की 1 सितंबर 2025 के आदेश की, तो यहाँ मैं आपके सामने लाना चाहूँगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चल रहा था तो तमिलनाडु सरकार और महाराष्ट्र सरकार, ये 2 सरकार वहाँ गईं। क्यों गईं? उसका रीज़न था कि महाराष्ट्र में जो प्रमोशन हुए थे शिक्षकों के कि कुछ सीधी भर्तियाँ होती हैं, कुछ अदर 6 से 8 वाले विद्यालय हैं, वहाँ प्रमोटेड से पद के रूप में शिक्षक पहुँचते हैं। तो प्रमोटेड शिक्षकों के रूप में जब वहाँ नॉन टेट जो शिक्षक थे उनका प्रमोशन कर दिया गया था, ये विवाद बना। इसलिए तो महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। तमिलनाडु में ये हुआ था कि जब उन्होंने भर्तियां करी अल्पसंख्यक संस्थानों में तो वो टेट नहीं थे, उन्होंने ये कहा कि टेट हम पर लागू नहीं होता है। और सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने वो परिभाषित भी कर दिया था कि अल्पसंख्यक संस्थानों में 2017 में इसको परिभाषित कर दिया, उन्होंने व्याख्या कर दी थी कि अल्पसंख्यक संस्थानों में टेट की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए उन संस्थानों में जो भर्तियां हुई थी वो नॉन टेट की हुई थी। क्योंकि विवाद यही था, सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद का तो डिसीजन नहीं दिया 1 सितंबर 2025 के अपने आदेश में। उसके लिए ये कह दिया गया कि 7 जजों की बेंच इसका निर्णय लेगी और रेफर टू CGI कर दिया गया। लेकिन बीच में ही एक नई जो समस्या आई जिससे देश का पूरा शिक्षक परेशान है और अपनी तैयारी कोई कर रहा है। कई शिक्षक साथी इस हताशा में कि हमने अपने जीवन के 50 साल 52 साल अब मैं पढ़ाई में और बच्चों को पढ़ाने में निकाल दिया, हम कैसे तैयारी करेंगे। तो 2 लोगों ने एक ऐसा कदम उठा लिया था, उसने एक मानसिक तनाव में चले गए थे कि वो सुसाइड करके उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। क्योंकि ये जो जिम्मेदारी थी सुप्रीम कोर्ट में, इस लड़ाई को लड़ने के लिए केंद्र सरकार को पैरवी करनी थी, क्योंकि सरकार ही इस एक्ट को लेके आई थी। एनसीटी ने सूचना बनाई थी, वो सरकार के डायरेक्शन से की गई थी। तो सरकार को अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना था, लेकिन सरकार से कहीं ना कहीं चूक हुई है और सुप्रीम कोर्ट को ये समझा नहीं पाए कि जो एक्ट है, एक्ट से पूर्व जो शिक्षक हैं वो वास्तव में अपनी न्यूनतम अर्हताएं पूरी रखते हैं और उनकी कहीं योग्यता में कोई खामियां नहीं है। लेकिन इस चीज़ को अदालत के सामने सही तथ्य नहीं रख पाए और ऐसा एक आदेश आ गया जिससे पूरे देश में उथल पुथल मची हुई है। सर, ये 2010 से मुद्दा बना हुआ है,
2010 से आज हम देख रहे हैं 2025 चल रही है, इतना लंबा टाइम मिल गया। टीचर को अगर लग रहा था कि टेट अनिवार्य है तो सरकार ने क्यों नहीं बताया कि आप तैयारी करिए। अब आज अचानक से कहा जाता है कि 2 साल के अंदर टेट कर लीजिए, यानी कि 2 साल में मुश्किल से 2 या 3 परीक्षाएं सरकार करा पाएगी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। तो 2010 में जब ये एक्ट मतलब फेरबदल हो रहा था, तो उस समय अगर टीचर्स को कहा जाता कि आपके पास एक लंबा टाइम है, आप इस टेट को कर लीजिए, शायद कुछ आसानी रहती टीचर्स के लिए। लेकिन जो आज हौच पौच की स्थिति बनी हुई है, मानसिक तनाव में है टीचर, वो फ्रेश माइंड से अपना टेस्ट दे रहा होता और शायद इसको कर भी लेता। अब चूंकि समय भी कम है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 2 साल के अंदर करिए, अदरवाइज आप नौकरी छोड़ दीजिए या आपको हटा दिया जाएगा। तो इसमें चूक कहाँ हुई है, सरकार की तरफ से हुई है या टीचर्स की तरफ से हुई है सर? क्योंकि मामला आप बता रहे हो 2010 से चल रहा है। जी, आपने बिल्कुल सच कहा कि चूक हुई है। चूक जो हुई उसका रीजन है केंद्र सरकार। जब 1 अप्रैल 2010 को एक्ट आ गया, एक्ट में बिल्कुल क्लेरिफाई है कि ये एक्ट 1 अप्रैल 2010 से लागू है, उससे पुराने वालों पर, टीचरों पर ये एक्ट लागू नहीं है। दूसरी बात, जो एनसीटी गाइडलाइन आई 23 अगस्त 2010 को, चूँकि एनसीटी के बारे में आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि एनसीटी का गठन देश की पार्लियामेंट ने 1993 में एक्ट पारित करके किया था। और जब कॉन्स्टिट्यूट हुई ये कमेटी एनसीटी, जैसे कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो उस समय ये देखा गया कि देश के अंदर एक ऐसी परिषद की आवश्यकता है जो ऑल ओवर इंडिया के शिक्षकों की क्वालिटी एजुकेशन के लिए उन पर कंट्रोल करे और अपने डायरेक्शन दे और अपनी देख रेख में उनकी ट्रेनिंग कराए। इसलिए एनसीटी का गठन हुआ। 95 में गठन होने के बाद पहली जो अधिसूचना इनकी आई वो 2001 में आई। 2001 में जब एनसीटी चूँकि बनी 93 के एक्ट से थी, पार्लियामेंट के एक्ट से, कॉन्स्टिट्यूट हुई 95 में और 98 से इसने वर्किंग करना स्टार्ट किया। तो देश के अंदर उन्होंने एनसीटी ने एक गाइडलाइन जारी की कि अब तक कहीं कहीं स्टेटों में क्या होता था, कहीं हाई स्कूल पास काम कर रहे हैं, कहीं 12th पास कार्य कर रहे हैं, कहीं ग्रेजुएशन वाले हैं। तो उन्होंने एक समरूपता लाने के लिए देश के अंदर एनसीटी ने कहा कि अब हम जो सितंबर 2001 में एक नोटिफिकेशन लाए, उस नोटिफिकेशन से पूरे देश के अंदर एक ही नॉर्म्स के टीचर्स भर्ती होंगे पूरे इंडिया में। उस सितंबर 1 वाली नोटिफिकेशन में भी एनसीटी ने स्पष्ट कर दिया था कि आज से पूर्व के जितने लोग हैं, यानी सितंबर 2001 से लोग जो भी शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, हमारा नोटिफिकेशन उन पर लागू नहीं है। इसी तरीके से केंद्र सरकार जब 2010 में एक्ट लेके आई तो एक्ट में भी ये परिभाषित कर दिया गया, ये स्पष्ट कह दिया गया कि ये 1 अप्रैल 10 के बाद से लागू है। जब एनसीटी दूसरी जो अपनी गाइडलाइन लेके आई 23 अगस्त 10 की, तो उसमें कि पैरा 4 में स्पष्ट छूट थी। अब बात आती है कि समस्या क्यों हुई। हमने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा हुई ऐसा, वो उसका रीज़न क्या है कि चूँकि जब मैं बात अभी कर रहा था प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की, तो कई राज्य ऐसे थे जिनके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन 1 अप्रैल 10 के समय नहीं थी। तो एक्ट की धारा 23(2) में शिथिलीकरण कर दिया गया 5 साल का। तो उन्होंने कहा जिनके पास न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं टीचर्स को, तो स्टेट गवर्नमेंट या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि विदिन 5 ईयर्स 1 अप्रैल 2010 से लेकर के 31 मार्च 15 तक वो अपनी न्यूनतम अर्हताएँ हासिल कर लेंगे। यदि वो न्यूनतम अर्हता हासिल नहीं करते हैं तो उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा। कई राज्य ऐसे थे कि इस एक्ट की इस व्यवस्था का पालन नहीं कर पाए और उन पर ट्रेनिंग की अन्य कोई व्यवस्था नहीं बनी। तो फिर सेंटर के पास राज्य सरकारें गई, उन्होंने कहा कि साहब ये शिथिलीकरण की जो व्यवस्था है जो एक्ट में धारा 23(2) के अंतर है, इसमें आप 23 धारा 2 में संशोधन कर दीजिए और हमें टाइम का रिलैक्सेशन और दे दीजिए। जब तक ये प्रपोजल गया और चूँकि ये पार्लियामेंट से होना था, सरकार ने पार्लियामेंट में बिल लेके आई और ये बिल जो 15 में लाना चाहिए था वो 15 में न ला के 2017 में आया। एक लेट लतीफ़ी ये हुई। और जब 17 में ये बिल पास हुआ, उस बिल पास में 2 चीज़ें हुई। पहला कि जो टाइम बाउंड 31 मार्च 15 को समाप्त हो गया था, उस समय सीमा को चूँकि 2 साल निकल चुकी थी, तो वो 17 में आया, तो उन्होंने वहाँ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आ गया कि ये जो हमारा संशोधन है आरटी एक्ट का, वो 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 15 से लागू होगा और 1 अप्रैल 19 तक, यानी 2 साल तो उन्होंने वो कवर कर दिए जो निकल गए थे 17 तक, और 2 साल आगे की समय दे दिया गया। और स्पष्ट कर दिया गया कि जिनकी
ऐसे शिक्षक या ये राज्य सरकार है अपने शिक्षकों को ये न्यूनतम अर्हताएँ जो 23(1) की हैं उनको निर्धारित नहीं कर पाएंगे तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। चूँकि जब एक्ट आया, उस एक्ट संशोधित जो एक्ट आया था 2017 का, उसमें 2 उपधाराएं जोड़ी, सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 1 में इन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया गया 4 साल का, और वो समय सीमा 1 अप्रैल 2019 को समाप्त हो गई। जो सब सेक्शन 2 जोड़ा, बस सबसे बड़ी लड़ाई उस सब सेक्शन 2 की है। 2 में उन्होंने ये कह दिया कि 31 मार्च 15 तक, क्योंकि एक्ट की समय सीमा 15 खत्म हो रही थी, कि 31 मार्च 15 तक या उस रूप में नियुक्त, यदि इसकी इंग्लिश वर्जन देखें तो इन पोजीशन टीचर, यानी एवरी टीचर 31 मार्च 2015 एंड इन पोजीशन, जो लोग जिस पोजीशन पर काम कर रहे हैं उन सभी को न्यूनतम अर्हताएं हासिल करनी पड़ेंगी। जहाँ तक न्यूनतम अर्हताओं की बात आती है, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो दीपांकर दत्ता जी जो चीफ जस्टिस थे इस बेंच के, तो उन्होंने क्या किया कि टेट को अब तक सरकारें पात्रता परीक्षा के रूप में मानती थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, ये पात्रता के साथ साथ ही योग्यता है, उन्होंने अपने जजमेंट, मेरे पास जजमेंट रखा हुआ है, अभी आपको दिखाऊंगा, जजमेंट के पैरा 68 में पात्रता बनाम योग्यता करते हुए उन्होंने ये माना टेट पात्रता तो है ही, साथ में एक न्यूनतम अर्हता है। चूँकि केंद्र सरकार 2017 में जो संशोधन आया, उस संशोधन को उन्होंने रेस्ट्रोस्पेक्टिव कर दिया। वो रेस्ट्रोस्पेक्टिव हुआ 2 तरीके से, पहला कि 31 मार्च 15 से लागू है, दूसरा जो एक्ट है, एक्ट क्या कहता है कि वो टीचर हैं जो नई भर्ती होंगे उन पर लागू होंगी ये अर्हताएं, और ये संशोधन की उपधारा जो कह दी है, जो आज की पोजीशन में काम कर रहा है इन पोजीशन, उनको न्यूनतम अर्हताएं हासिल करनी पड़ेंगी। लिहाजा इस रार्टी एक्ट के संशोधन की वजह से सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश करना पड़ा। जब ये आदेश हुआ तो सब सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि 1 अप्रैल 19 को सेवाएं खत्म हो गई इनकी, क्योंकि 19 तक ये न्यूनतम अर्हताएं, टेट को न्यूनतम अर्हताओं मान लिया गया, पात्रताओं के साथ साथ न्यूनतम अर्हताओं मान लिया गया। तब उन्होंने कहा कि हमने ये एक्ट में ये सीमा जो रिलैक्सेशन है 2015 तक थी, 17 के संशोधन के बाद ये 2 वर्ष वो और 2 वर्ष ये 4 वर्ष बढ़ा दी गई हैं। लिहाजा 1 अप्रैल 19 को सब लोगों की जो न्यूनतम अर्हता हासिल नहीं की हैं उनकी सीमाएं समाप्त हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का प्रयोग किया और ये कहते हुए कि अब हम ये आदेश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मर्सी पर काम नहीं करता, मर्सी अपील पर, वो एक्ट पर काम करता है। एक्ट और विधायी व्यवस्था एक ऐसी है, इस व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने फिर कहा कि हम इनकी सेवाएं, ऐसे शिक्षक जिनकी सेवाएं में 5 साल या 5 साल से कम अवधि है, उनके लिए तो हम टेट से छूट दे रहे हैं कि उन्हें इस न्यूनतम अर्हता को नहीं हासिल करना है। लेकिन ऐसे शिक्षक जिनकी न्यूनतम अर्हताएँ चूँकि टेट में शामिल हो गया उसमें, तो इसलिए उनके लिए 2 वर्ष का समय दे दिया गया, या तो 2 वर्ष में अपनी न्यूनतम अर्हताएं हासिल कर लें, अन्यथा सेवाएं कुट कर जाएं, अन्यथा सरकार इनको कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दे। ऐसा ही आदेश कर दिया गया। आज की स्थिति में या देखा जाए तो सभी साथियों को, सभी शिक्षकों को ये टेट करना पड़ेगा। लेकिन यदि इसका समाधान क्या है, समाधान ये केंद्र सरकार और एनसीटी, चूँकि एक्ट में ये कह के चल रही है पहले ही दिन से कि ये एक्ट 1 अप्रैल 10 से लागू है। एनसीटी खुद अपनी नोटिफिकेशन के पैरा 4 में कह रही है कि ये 1 अप्रैल 10 से लागू, पुरानों पर लागू नहीं है। लेकिन जो केंद्र सरकार, मोदी सरकार जब इस एक्ट को संशोधन को लेके आई, एक समय सीमा बढ़ाने के लिए लेके आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय सीमा बढ़ाने के साथ साथ इन्होंने जो उपधारा 2 है उसमें इन पोजीशन कर दिया, इन पोजीशन टीचर यानी ऑल ओवर टीचर कर लिए गए। तो ये पूरी तरीके से संशोधन है वो आर्बिट्री है, मनमाना है, और इस विधायी व्यवस्था की वजह से सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश करना पड़ा। और उसने अपने जजमेंट में ये कहा कि हम एक्ट के और एनसीटी की गाइडलाइन और आरटी एक्ट संशोधन की शब्द सीमा में निर्णय नहीं कर रहे हैं। फिर उन्होंने उसे कह दिया कि आर्टिकल 21A जो फंडामेंटल राइट है बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में ये बात चली गई, उस समय ये चली गई कि जो लोग टेट हैं वो तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं, और जो टेट नहीं है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में असमर्थ हैं। लिहाजा उन्होंने ये कह दिया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना
बच्चे का फंडामेंटल राइट है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी है, संवैधानिक आवश्यकता है। तो इस संवैधानिक आवश्यकता को देखते हुए ये टेट का आदेश किया गया है। चूँकि अब इससे जब सुप्रीम कोर्ट में ये सारी चीज़ें आई, उस समय यदि केंद्र सरकार अपनी इस बात को रखती कि पूरे देश के करीब करीब 30 लाख शिक्षक प्रभावित हैं, अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 2 लाख शिक्षक इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो आज की डेट में स्थिति ये है कि उम्र के हिसाब से ऑटोमेटिकली एक मानव है, मानव की स्मृति क्षीण होती चली जाती है। जो बच्चों के अंदर जब न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं तो उनकी कैपेसिटी है, वो याद करने की क्षमता भी है, लेकिन चूँकि 50 और 55 की उम्र में व्यक्ति का मस्तिष्क में नए न्यूरॉन्स डेवलप नहीं होते। ये मेडिकल साइंस भी कहती है, जब नए न्यूरॉन्स डेवलप नहीं होते, व्यक्ति अपने घर में सामान भूल जाता है। और बात आती है पढ़ाने की और मूल्यांकन की परीक्षा की, तो इसमें हमें ये कहना होगा और सरकार को ये स्पष्ट करना होगा, हम परीक्षा देने की, हम तो हर साल परीक्षा दें, हम तैयार हैं, हमारा संगठन तैयार है, लेकिन परीक्षा की जो स्थिति है वो अलग अलग है। जैसे टेट की जो वर्तमान में परीक्षाएं हो रही हैं वो एक सिलेक्शन प्रोसेस है, नए लोगों को, एक क्वालिटी शिक्षक को उन्हें सिलेक्शन करना जो अच्छे कंपटीशन की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, जिनका हर समय इसी पे फोकस है। अब केंद्र सरकार ने ये कहा कि शिक्षक के अंदर वो एजुकेशन पढ़ाने की क्षमता है कि नहीं है, तो जो सिलेबस कक्षा 1 से लेकर 8 तक है, जिसको हमारा शिक्षक प्रतिदिन पढ़ा रहा है, 1 से 8 के हम जो सरकार कह रही है टेट की, सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है टेट परीक्षा, मैं ये कह रहा हूँ आप हर वर्ष परीक्षा लें, साल में 2 बार परीक्षा लें, लेकिन कहाँ से लें? जो हम पढ़ा रहे हैं वहाँ से लें। कक्षा 1 से 8 का जो सिलेबस है, जो हमारा शिक्षक पढ़ाता है, उस सिलेबस से आप परीक्षाएं लें। और यदि उस परीक्षा को कोई शिक्षक पास नहीं कर पा रहा है तो वास्तव में एक गंभीर मुद्दा है और वहाँ बच्चे का संवैधानिक अधिकार प्रभावित होगा। लेकिन इस बात को कहने की आड़ में और समाज में शिक्षकों को एक खलनायक दिखाने के लिए कि आप जब टेट की परीक्षा लेने बैठते हैं तो जो उसका सिलेबस है, क्राइटेरिया है, वो 12th का, 12th के सिलेबस का, यहाँ तक ग्रेजुएशन का पूरा सिलेबस होता है। यानी हम पढ़ाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इनकी परीक्षा ली जाएगी, इनके अंदर गुणवत्तापरक शिक्षा देने का योग्यता है कि नहीं है, तो इस योग्यता को आप बच्चे के सिलेबस से देखें और बच्चे के सिलेबस में जो हम पढ़ा रहे हैं उस पढ़ाने की क्षमता हमारे अंदर है या नहीं, तो बच्चों के उस सिलेबस से हमारी परीक्षा ले लें, हम देने तैयार हैं। लेकिन जब आप टेट की परीक्षा ले रहे हैं, उस टेट की परीक्षा में आप सिलेबस कौन सा लेके आ रहे हैं? जो ग्रेजुएशन स्तर का है और जो 12th स्तर का है। यहाँ भी एक नई चीज़ और आती है, जैसे प्राथमिक स्तर का टेट है, वहाँ सारे विषय होते हैं। कोई व्यक्ति हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है, कोई व्यक्ति इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है, चलो ठीक है, लेकिन इंग्लिश में उसमें भी विज्ञान वर्ग होता है, आर्ट वर्ग होता है। जब प्राइमरी का आदमी टेट देता है तो सारे सब्जेक्ट देना पड़ता है और उन सब्जेक्टों में सिलेबस है वो आ रहा है ग्रेजुएशन स्तर का। आदमी ने व्यक्ति ने तैयारी करी है प्राइमरी की किताबों से और प्राइमरी के सब्जेक्ट के अनुसार, और कला वर्ग का व्यक्ति है, विज्ञान वर्ग की परीक्षा ली जा रही है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखते हुए देश का शिक्षक तनाव में है, परेशान है। शिक्षक ये कह रहे हैं कि हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन परीक्षा उस सिलेबस से ली जाए जिस सिलेबस को हम पढ़ाते हैं, उस सिलेबस से नहीं जो हमने कभी नौकरी में आने के लिए पढ़ा था। अच्छा, अब क्या, जैसे आप लोग चले गए, अभी सुप्रीम कोर्ट दोबारा आपने रिट डाली है उस पर पुनर्विचार के लिए, क्या लग रहा है? देखिए, चूँकि हम प्रभावित हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से, तो हम लोगों ने चर्चा की, देखा कि 1 सितंबर का आदेश था, 16 सितंबर तक देश के किसी राज्य ने कोई पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करी, न एनसीटी ने की, न केंद्र सरकार ने की। पहली जिम्मेदारी एनसीटी और केंद्र सरकार की थी, चूँकि ये पार्टी थी, वह जो मुकदमा चल रहा था वो पार्टी थी। तो पुनर्विचार याचिका में जो व्यक्ति पार्टी होता है उसे ही रिट करने का अधिकार होता है, पुनर्विचार कराने का उसमें उस आदेश में अधिकार होता है। लेकिन इस आदेश से हम लोग प्रभावित हुए, और जब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार एक ऐसी सरकार है जो पहली बार, सबसे पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका के द्वारा इस आदेश को चैलेंज किया और पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से कहा गया। जब हमने उस याचिका को निकलवाया और देखा तो उसमें उन्होंने एक आर्गूमेंट किया और एक अपना प्रार्थना पत्र लगाया CGI के सामने कि हम ओरल हियरिंग करेंगे।
देखिए, जिस आदेश से पूरे देश का शिक्षक प्रभावित है, सारे शिक्षकों की जीविका प्रभावित हो रही है, तो वहाँ ओरल हियरिंग की, केवल ओरल हियरिंग की बात करके इस आदेश को पलटवाना हम नहीं समझते हैं कि ओरल हियरिंग से आदेश पलट जाएगा। जब हमने देखा कि उसमें कई खामियां हैं, कई कमियां हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में कुछ हमारे ऐसे साथी हैं जो 2001 से पहले के नियुक्त हैं, जो इंटरमीडिएट थे, उस समय ग्रेजुएशन थी नहीं। सितंबर 2001 में जब NCT गाइडलाइन, जब से ग्रेजुएशन आया, अब विचार जो इंटरमीडिएट है, या कुछ हमारे मृतका से शिक्षक साथी हैं जो इंटर से लग गए थे लेकिन प्रशिक्षण मुक्ति मिल गई थी उन्हें। क्यों? क्या उनको सरकार ने सेवारत BTC नहीं कराई और 8-8 10 साल उनकी सेवाएं हो गई, तो सरकार ने ये मान लिया कि 2 साल की ट्रेनिंग कराने से ज़्यादा ये व्यक्ति 8 साल 10 साल इसने पढ़ा दिया स्कूल में, तो उसके अंदर वो विकसित आ गई, तो उन्हें प्रशिक्षण से मुक्ति दे दी गई। अब प्रश्न ये उठता है कि जो हमारे इंटरमीडिएट के साथी हैं सितंबर 1 से पहले के नियुक्त, जो अप्रशिक्षित हैं, जिन्हें मुक्ति मिल चुकी है, वो लोग तो स्टेट की परीक्षा को दे ही नहीं सकते इस आदेश के अनुसार। क्योंकि जब आप टेट की परीक्षा देने जाएंगे तो आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, उसके साथ आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होना अनिवार्य है। अब ये दोनों चीज़ें उनके पास नहीं है। जब उनकी प्रमोशन भी हो चुकी है, वो शिक्षक का वेतन ले रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन ये ऐसी खामियां हैं, इन खामियों को सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं लाया गया और न पुनर्विचार याचिका में ये बात कही गई। जब हमने देखा ये चीज़ें छूटी हुई हैं राज्य सरकार से, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में खुद ही छूटी हुई थी, तो उन पर तो विचार किया ही नहीं, और कुछ सरकार ने केवल ओरली हियरिंग की बात की, तो फिर हमारे द्वारा एक इंटरवेंशन अपील लगाते हुए पुनर्विचार के लिए कहा गया है। हिमांशु शर्मा हमारे एडवोकेट हैं, उनके माध्यम से हमने 12 बिंदुओं पर जो राज्य सरकार से छूटे हुए थे ऑलरेडी, और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में तो उन बिंदुओं को छुआ तक नहीं गया था, उन बिंदुओं को लेके हमने अपनी पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। एक पुनर्विचार याचिका हमारे अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुशील पांडे जी द्वारा दाखिल की गई है। अब तक पूरे देश के अंदर, मैं आज सुबह भी देख रहा था कि 11 याचिकाएं, 9 याचिकाएं रिव्यू पिटीशन और 2 याचिकाएं इंटरवेंशन अपील के रूप में सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार की पिटीशन से कंबाइंड हो चुकी हैं। 3 नवंबर उसमें डेट फिक्स है। 3 नवंबर के बाद हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हम इस आदेश को पुनर्विचार करेगा और निश्चय ही शिक्षकों को राहत मिलेगी। यदि पुनर्विचार याचिका किसी तरीके से खारिज होती है तो हम आगे की अपील के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पुनर्विचार में हम अपनी बातें रखेंगे, हमें भरोसा है सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनेगा। हम सॉल्यूशन मांगेंगे कि हम ये कहेंगे ठीक है साहब, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। तो पहला बिंदु तो हमारा यही है कि जो हम पढ़ाते हैं उसमें से आप परीक्षा लीजिए, हम पढ़ाने योग्य हैं कि नहीं है। यदि उस पर एग्री होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, परीक्षा होगी उसी सिलेबस से होगी जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाया जाता है। यदि उस पर चीज़ें नहीं आती हैं फिर हम ये कहेंगे हमारे यहाँ टेट की व्यवस्था 12th से न होकर के ग्रेजुएशन स्तर की है और प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। लेकिन हमारे शिक्षक साथी ऐसे हैं, 50,000 शिक्षक साथी हैं उत्तर प्रदेश में अकेले में, जिनकी योग्यता इंटरमीडिएट है। तब इंटरमीडिएट के लिए 3 साल का समय तो ग्रेजुएशन के चाहिए और उसके बाद प्रोफेशनल डिग्री के लिए चाहिए 2 वर्ष, तो 5 साल का समय, और सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल का समय दिया है। लिहाजा हमारी ये मांग है बड़े बिंदु के रूप में कि जब आपने सेवानिवृत्त जो होने वाले हैं 2030 में, जिनकी 5 साल सेवाएं सीमित रह गई थी, उन्होंने आपने 5 साल का समय दिया है, तो हमारा ये कहना है कम से कम उस अवधि को सारे शिक्षकों के लिए 5 साल कर दी जाए और जो सिलेबस जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें से परीक्षा ली जाए। हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं और तब तक हम अपनी जो न्यूनतम अर्हता है वो हम पूरी कर लें। ये एक असमंजस वाली स्थिति ऐसे और बन रही है कि जैसे 2011 किसी का अपॉइंटमेंट हुआ, टीचर बने वो 4 जुलाई 2011 को, तो क्या ये उसके टेट के दायरे में आएंगे अगर आपकी बातें सुप्रीम कोर्ट मान लेता है? बिल्कुल। देखिए, यदि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश किया है जी आज की डेट में तो सभी को करना है, लेकिन यदि हम एक्ट और NCT की अधिसूचना को देखें और एक्ट में जो संशोधन 2017 में किया था, यदि हम संशोधन को देखेंगे तो निश्चय ही सभी को करना पड़ेगा, चाहे किसी की। यदि हम संशोधन को अभी बंद कर दें, फिर हम बात आए कि 1 अप्रैल 10 और 4 जुलाई 2010 या 23 अगस्त 2010, तो इसमें एक स्पष्ट क्लियर कट कई सारे आदेश हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के भी, एक राजस्थान सरकार का भी जजमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। तो उसमें ये है कि देश के अंदर NCT पहली बार जो गाइडलाइन लेके आई थी
वो 23 अगस्त 2010 को लेके आई थी। उत्तर प्रदेश सरकार में वो नोटिफिकेशन 29 जुलाई 2011 को लागू हुआ। तो 29 जुलाई उत्तर प्रदेश में जो लोग 29 जुलाई 2011 एक से पूर्व लोग कार्य कर रहे हैं, उन पर एनसीटी की ये गाइडलाइन, यदि हम पुराने तरीके से बात करते हैं तो उन्हें टेट की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट आदेश सारे लोगों को कर दिया गया है। लिहाजा 29 जुलाई 2011 को जो कि नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट ने जारी किया था, और नवीन भर्तियों में जो 29 जुलाई 2011 के बाद जो नवीन भर्तियां हुई हैं उन्हें टेट करना पड़ेगा। जो 29 जुलाई 2011 से पूर्व के जितने लोग कार्य कर रहे हैं और यदि पुनर्विचार में यदि हो जाता है तो उन्हें टेट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो इस समस्या का समाधान भी बताया, और टीचर्सों को ये वीडियो देखने के बाद थोड़ी सी राहत भी मिलेगी कि नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सर ने अभी बताया कि 2 टीचरों ने जिन्होंने आत्महत्या कर ली वो इस पिच से आउट होके चले गए। लड़ो, ऐसा नहीं है कि अगर कोई समस्या आई है तो उसका समाधान नहीं होगा। नमस्कार, मैं प्रवीण यादव और आप देख रहे थे BBC भारत। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी, आपकी ये जानकारी मुझे लगता है कि हर टीचर के लिए बहुत उपयोगी है। वेट करिए, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दे दिया है तो यही सब कुछ है, अभी इस पर भी पुनर्विचार किया जा सकता है। एक जरूर बात और कहना चाहूँगा अपने शिक्षक साथियों से, पूरे देश के शिक्षक साथियों से, हम ये एक संदेश कि बिल्कुल निश्चिंत रहें, घबराने की और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी सरकार ने केवल 1 सितंबर 2025 की रिव्यू पिटीशन दाखिल करी है। हमें उम्मीद है कि हम रिव्यू में जीतेंगे। यदि रिव्यू पिटीशन खारिज भी होती है तो जो मेन पिटीशन है उसकी अपील 7 जजों की बेंच के लिए जाएगी। हम अभी 7 जजों की बेंच अभी कॉन्स्टिट्यूट CGI द्वारा नहीं की गई है। जब CGI कॉन्स्टिट्यूट करेंगे 7 जजों की बेंच को, जब तक हम पार्टी बन चुके होंगे, रिव्यू पिटीशन में जजमेंट आ चुका होगा, हम 7 जजों की बेंच के यहाँ अपनी पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं। हमारे उम्मीद है कि सुनवाई से पूर्व हम इस आदेश को स्टे कराएंगे। क्यों कराएंगे, उसका रीज़न है कि जो आर्टिकल 142 की पावर का इस्तेमाल किया गया है, तो खुद हमारे जो अधिवक्ता हैं उनका ये कहना है कि आर्टिकल 142 का प्रयोग उस स्थिति में होता है जहाँ देश के अंदर कानून नहीं होता। जब ऑलरेडी देश के अंदर कोई कानून बना हुआ है, तो जब कानून बना हुआ है तो वहाँ आर्टिकल 142 का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ऑलरेडी असंवैधानिक है। क्योंकि RT एक्ट बना हुआ था, सुप्रीम कोर्ट को जो भी आदेश करना था एक्ट के दायरे में रह के करना था, इन्होंने उस एक्ट का भी वायलेशन किया है। इसलिए ये 1 सितंबर 2025 का आदेश एक मनमाना आर्बिट्री आदेश है। लिहाजा जब 7 जजों की बेंच बैठेगी, हमारी पहली याचिका होगी, हम दाखिल करेंगे। और जब तक मेन मुद्दा जो अल्पसंख्यक संस्थानों का था, जब तक वो डिसाइड नहीं हो जाता, तब तक जो टेट की जो बाध्यता थोपी गई है शिक्षकों पर, उसे हम स्टे जरूर कराएंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी। मुझे लगता है कि टीचर्स को ज़रूर ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। मेहनत करते रहिए, लड़िए, भागिए मत। नमस्कार, मैं प्रवीण यादव और आप देख रहे थे BBC भारत।